नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जनवरी 2025 के लिए, जो कि एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ करता था वो जनवरी में होगा। लेकिन कोई नहीं, अच्छा है कि हमें कुछ वक्त और मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हर काल से हम उसको देखेंगे ज़रूर और रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही है एक ऐसा माध्यम जिससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए मैं जो रिवीजन ला रहा हूँ वो मिक्स है, सारे काल सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो घबराइएगा नहीं और सब चीज़ों को देखते चलिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहेगी तभी हम अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाएंगे। तो भूषण आपको पता है रीतिकाल के कवि हैं। तो इनका जो जन्म है 1670 में माना जाता है, मृत्यु जो है 1772 में मानी जाती है। अब देख लीजिए इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शिवराज भूषण इनकी रचना है, शिवा बामनी इनकी रचना है, छत्रसाल दशक इनकी रचना है। तो ये तीन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। शिवा बामनी और छत्रसाल ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो ज़रूर इसको याद रखिए। और इन्होंने शिवाजी के बारे में इतना अद्भुत वर्णन किया है कि हमें उस काल में एक तरह से जो कह सकते हैं ओज पूर्ण कविता इन्हीं में देखने को मिलती है, जो कि रासो काव्य के रूप में हम देख सकते हैं। इनके वर्णन्य विषय देखिए क्या है। शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी जो भाषा रही है ब्रज भाषा, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्दों का मेल हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिली जुली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काल में। व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं और शब्द बिगड़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो उस समय में नहीं देखा जाता था, इतना आप कितना अच्छा रचना कर सकते हैं, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शैली पूछी जाती है कि कौन सी शैली छंद में रचना की गई है। तो देखिए, वीर रस की ओजपूर्ण शैली है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं। अगर हम देखें आदिकाल में जिस प्रकार से हमें रासो ग्रंथ देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से रीतिकाल को अंधकार युग कहते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रासो काव्य एक तरह से ओजपूर्ण काव्य जिसमें सबसे ज़्यादा तेज है, तो इन्हीं की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। छंद जो है कवित और सवैया, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया है। तो कवित और सवैया सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्होंने इसका किया है। रस की प्रधानता, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानता जो है वीर रस की है, फिर है भयानक रस, विभत्स, रौद्र और श्रृंगार। ये सारे के रस हमें देखने को मिलती हैं इनकी रचनाओं में। अलंकार देखें तो प्रायः सभी अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने प्रदान की। तो रुद्रशाह ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की थी। तो ये उपाधियां भी पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा दी गई थी। तो रुद्रशाह के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। भूषण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देखिए, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित अगर कोई भी बात अगर आपको देखने को मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कविता की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये बात रामचंद्र शुक्ल किसके लिए, भूषण के लिए कह रहे हैं। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं, हिंदुओं के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं, क्योंकि उस समय आपको पता है कि मुगल काल चल रहा था। शाहजहां उस समय तख्ता पे कि शासन कर रहे थे। तो उस समय जो दौर था थोड़ा अलग था। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती चली गई। तो आज के समय में अगर हम इनकी कविताओं को देखें तो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा कि इनकी कविताएं जो है प्रभावी रूप से हम देख सकते हैं। अगर हम संस्मरण देखें, देखिए संस्मरण, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको मिक्स चीज़ें देखने को मिलेगी, मैं सभी को लेके आया हूँ। केवल आपको एक काल या एक चीज़ नहीं, सभी चीज़ें जो यूनिट्स हमारी 10 सारी सारी मिक्स चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है।
यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्य निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जाता है। तो यात्रा साहित्य को भी एक तरह से संस्मरण ही माना जाता है और संस्मरण को भी एक तरह से निबंध साहित्य की एक प्रवृत्ति ही मानी जाती है। तो ये जो बात है हमें स्मृति ग्रंथ के बारे में, संस्मरण के बारे में देखने को मिलता है। कृष्णा सौबती, जन्म 1925 में, मृत्यु 2019 ईस्वी में। कृष्णा सौबती हिंदी की प्रमुख एवं प्रसिद्ध लेखिका थी। प्रमुख रचनाएं देख लिया जाए तो सौबती वैद्य संवाद और हम हसमत 1977 की। तो हम हसमत जो है मिलान में कई बार आया है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम हसमत कृष्णा सौबती की रचना है, 1977 में इसका प्रकाशन हुआ है। मुक्तिबोध, जैसा कि आपको पता है इनका जो जन्म है 1917 में हुआ है। और एक व्यक्ति सही की तलाश में, जो इनकी रचना है 2017 में प्रकाशित हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लेखक की डायरी इन्हीं की रचना है और इनका जो जन्म है 1917 में हुआ है और 2017 में सही की तलाश में ये हमें देखने को मिलती है रचना, एक व्यक्ति सही की तलाश में। लेखक का जनतंत्र 2018 ईस्वी की रचना है। फिर है मार्फत दिल्ली, 2018 ईस्वी की ही रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो है किसकी हैं, मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अब इसको देख लीजिए। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई थी। अतः जो विकल्प है 4 काका कालेलकर, ये सही है, मतलब सही है ना। स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या है। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में कुछ सुझाव दिए। तो काका कालेलकर ने जो नागरी सुधारनी सभा थी उसमें सुझाव दिए हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी का जो रूप है किस प्रकार से होना चाहिए। और देख लीजिए, पैरिन हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के स्थापक थे। तो ये देख लीजिए कितने संस्थापक हैं और किन किन संस्थाओं की स्थापना किसने की है, इसके अंदर बात की गई है। तो पैरिन नाम है, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना इन्होंने की है। तोताराम भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की है। राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्र भाषा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं या रहे हैं, है ना। और इसको देख लीजिए, राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना हम कह सकते हैं, उपन्यास विधा की रचना है। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ है। विषय अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के गांव शिवपालगंज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। प्रमुख पात्र इसमें कौन है, तो वैद्य जी हैं, रुपन बाबू, फिर है बद्री अग्रवाल, फिर है रंगनाथ, फिर है सनीचर, लंगड़, प्रिंसिपल साहब, फिर है जोगनाथ और बेला। ये सारे इसके प्रमुख पात्र हैं। तो देखिए उपन्यास है, पात्र तो ज़्यादा हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पात्र होते हैं तो उन्हीं को हमें जानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधान करता माना जाता है। तो वैज्ञानिक आलोचना का जो अनुसंधान करता है हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। और शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की प्रविधि तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहलाती है। मतलब उन्होंने जो तथ्य रखे, जो जिन तथ्यों के आधार पर अपनी बातें कहीं, एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी बातों को प्रेजेंट किया, प्रूफ किया, उसमें वैज्ञानिकता का आधार दिया। और देखिए क्या है, शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की प्रवृत्ति तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहलाती है। पश्चिमी दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का प्रभाव इनकी
आलोचना में देखा जा सकता है। तो पश्चिम के क्या कहते हैं, पश्चिम के दार्शनिक थे जिनका नाम था तेन, जिनका मतलब जिन्होंने प्रत्यक्षवाद, इसका मतलब एक वाद होता है, मतलब विचारधारा प्रत्यक्षवाद चलाया और विधेयवाद इसके जन्मदाता थे। तो उन्हीं के आधार पर हमें जो रामचंद्र शुक्ल हैं अपनी रचनाओं में आलोचना करते हुए दिखते हैं। शुक्ल, यही गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो शुक्ल देखिए क्या है, यही गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। मतलब निबंध जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लिखना, क्योंकि निबंध जब भी लिखा जाता है तो कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश की जाती है। तो जो हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं, जैसे कि काव्य हो गए, उपन्यास, कहानी, उन सब में जो सबसे कठिन है वह है निबंध। यह है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी ने आलोचना में रसवाद, लोकमंगलवाद, साधारणीकरण जैसे विषयों का शामिल किया है। तो ये सारे विषयों को आलोचना के लिए इन्होंने मतलब उपयोग किया है, इन पे आलोचना इन्होंने किया है। किस किस पे? रसवाद पे किया है, लोक मंगलवाद, साधारणीकरण, इन सभी विषयों पे इन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि जो है देखने को हमें मिलती है। मैला आंचल की नारी पात्र। मैला आंचल जो रचना है आपको पता है, उपन्यास विधा की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो देखिए जो लक्ष्मी है इसकी पात्र है, कमला है, फिर फुलिया है, फिर मंगला देवी है और डॉक्टर ममता है जो कि डॉक्टर प्रशांत की एक तरह से दोस्त हम कह सकते हैं, फिर है श्रीवास्तव है। फिर प्रधानता की दृष्टि से कमला और लक्ष्मी मुख्य नारी पात्र हैं। तो जो कमला है और लक्ष्मी है इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र हैं। तो कभी भी मिलान में अगर आ जाए ये पात्र तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैला आंचल जैसा कि मैंने आपको बताया 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है। उपन्यास विधा की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और पुरुष पात्रों को भी देख लीजिए एक बार। डॉक्टर प्रशांत और कमली जो है नायिका है, मुख्य नायिका है, और डॉक्टर प्रशांत जो है नायक है। विश्वनाथ मलिक फिर है, ये आंचलिक उपन्यास है, मतलब गांव देहात की भाषा का इसमें हमें प्रयोग देखने को मिलता है। और मेरीगंज नामक स्थान का इसमें वर्णन है। पूर्णिया जो जिला है बिहार का, उस स्थान का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है, देखिए 1921 में इनका जन्म हुआ है, 1977 में इनका निधन हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनके उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए यही ऊपर वाली ही सारी चीजें आ गई हैं, तो कुछ चीजें जो रिपीटेड है उनको छोड़ देते हैं। अगर प्रमुख रचनाएं देखें इनकी, तो मैला आंचल जो कि उपन्यास है 1954 ईस्वी की है। परती परिकथा 1957 ईस्वी की है। जुलूस दीर्घ तपा 1964 की है। कितने चौराहे 1966 ईस्वी की रचना है। कलंक मुक्ति 1972 ईस्वी की रचना है। फिर है पलटू बाबू रोड 1969 ईस्वी की रचना है। तो 1979 ईस्वी की रचना है। तो देखिए ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ। और ये जो पीडीएफ थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स में लेके आया हूँ। तो इसको आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आपको इतनी सारी पीडीएफ देखने को मिलेगी। केवल आप उसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जो नेट जेआरएफ का सपना है साक्षात मतलब हो सकता है पूरा, क्योंकि केवल वहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, कोई भी फालतू की चीज़ मैंने वहाँ नहीं डाली है। तो आप वहाँ पे पीडीएफ को देखिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए। और जो ये चैनल है साहित्य गुरु, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए इस समय पे। और आप
मतलब कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो उस पर भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, पीडीएफ्स को पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। क्योंकि ये जो समय है रिवीजन करने का है और हम कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, केवल हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके अच्छा से अच्छा कोशिश करेंगे कि हम प्रयास कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तब तक आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए और अपने सहयोग के साथ साथ अपना सपोर्ट भी चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।